पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सूचिता के साथ अपने उद्योग का, अपने समूह का विकास करना, देश के सारे कायदे कानून और रूल्स रेगुलेशन इसका पूर्णतः पालन करते हुए अपने उद्योग समूह को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना और इसके साथ साथ अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं का समाधान कर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास भी करना, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैंसर के इलाज की सारी सुविधाओं को देश के हर हिस्से में पहुंचाना हो। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने इसको बहुत अच्छे से कर दिखाया है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। मित्रों, आज 119वें वार्षिक सत्र में मैं आपके सामने उपस्थित हूं और मुझे कहते हुए हर्ष है कि ऐसे समय पर पीएचडी चैम्बर के वार्षिक सत्र में मैं उपस्थित हूं, क्योंकि जो वर्ष भारत के औद्योगिक जगत के लिए बहुत निर्णायक वर्ष बनने वाला है, ऐसे समय में मैं आपके सामने दुनिया भर के लोकतंत्र के अंदर एक प्रकार से विश्वास की क्राइसिस दिखाई पड़ती है। सातत्यपूर्ण नेतृत्व लोकतंत्र के अंदर पूरी दुनिया को आप बारीकी से देखें तो बहुत कम जगह पे दिखाई पड़ता है और मोदी जी पहले सीएम और फिर पीएम 23 साल तक लोकतांत्रिक तरीके से जनता का विश्वास जीतकर फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि स्थिरता के बगैर नीतियां अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुई, स्थिरता के बगैर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती और स्थिरता के बगैर विकास भी सुनिश्चित नहीं होता। स्थिरता ही है जो नीतियों में भी सातत्य लाती है, स्थिरता ही है जो विचारों में भी सातत्य लाती है और स्थिरता ही है जो विकास में भी सातत्य लाती है। 10 साल तक इतने बड़े देश को अनेक समस्याओं से मुक्त कर तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। आज आपने थीम लिखा है विकसित भारत 2047 के रेफरेंस में उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर। बहुत उचित ही विषय आपने सिलेक्ट किया है। मित्रों, हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने 2 लक्ष्य रखे पूरे देश के सामने। 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी
भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा हो। और दूसरा, 2027 तक हम दुनिया की तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनकर दुनिया के अर्थतंत्र की तारीफ। ये दो लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए अनेकविध प्रयास, अनेकविध पॉलिसी और अनेकविध प्रोग्राम लेकर मोदी जी 10 साल से लगातार प्रयास कर। मेरा सौभाग्य रहा पहले 5 साल पार्टी के अध्यक्ष के नाते और फिर इनके मंत्रिमंडल के सदस्य के नाते ये प्रयासों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। जहां तक इन्होंने औद्योगिक विकास की जो कल्पना करी है, उसमें ढेर सारे डायमेंशन को उन्होंने ताकत देने का काम किया है और इसकी रूपरेखा भी तैयार की। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम खड़ी करना, स्किल्ड वर्कफोर्स का निर्माण करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान को प्रोत्साहन करना, एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जैसी सभी टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भारत को पायनियर बनाना, डीप सी और मैरीटाइम इकोनॉमी और अंतरिक्ष, इन तीनों क्षेत्रों में नई शुरुआत करना और कई सारे इमर्जिंग सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर ईवी तक, ये सारे सेक्टर में आज से ही भारत पायनियर लीडर बने, इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना। ढेर सारे काम एक दूरदर्शी नेता के रूप में उन्होंने किए हैं, पॉलिसियों का निर्माण भी किया है और पॉलिसियों को इंप्लीमेंट करने के लिए जो सातत्य चाहिए वो सातत्य का भी परिचय किया है। मैं आज पीएचडी चैम्बर के सामने आया हूं तब कहना चाहता हूं कि चैम्बर बिजनेस कम्युनिटी और सरकार के बीच की कड़ी होता है। सरकार की योजनाओं को और सरकार की नीतियों को और सरकार के विजन को जमीन तक पहुंचाना और इंडस्ट्री की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ये ब्रिज बनाने का काम पीएचडी चैम्बर ने आगे आने वाले समय में करना है। परंतु इन 10 साल में हमने काफी कुछ अचीव किया है। 10 साल में दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल आज भारत में, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में, मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक में अभी ही मुंबई गया था, विश्व भर के इंजीनियर इसका स्टडी करने के लिए आते हैं और कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अधूरे 10 साल के अंदर भारत में निर्माण होने का काम किया है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर से दूर दराज के क्षेत्र में कनेक्टिविटी लाकर वहां पड़ी हुई सभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का दोहन करना और सुरक्षा की दृष्टि से भी वो द्वीपों को मजबूत बनाना। चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट पर जब तिरंगा फहरता है, कोई ही भारतीय होगा जिसका गर्व हृदय गर्व से न होगा। सागरमाला परियोजना से देश के अविकसित रहे हुए सारे क्षेत्रों को रोड का जाला बुनकर जोड़ना, वंदे भारत एक्सप्रेस का जाला बुनकर देश में सुविधापूर्ण यात्रा का एक नया एवेन्यू खोलना, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भले लेट हो गए मगर हमारी जरूरियातें पूरी कर पूरे विश्व भर की जरूरियातों को पूरा करने की दिशा में आगे जाना, इलेक्ट्रिक वाहनों में एक नई क्रांति लाना, एफडीआई को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाकर विश्व का 4थे नंबर का हमारा फॉरेस्ट का भंडार बनना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक जमाना था जब हमें, आज तो सोचने में भी कमी आ रही है कि फॉरेस्ट की कमी के कारण देश का सोना गिरो रखना पड़ा था। आज हम विश्व का 4थे नंबर का सबसे बड़ा फॉरेस्ट का भंडार।
विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती स्टार्टअप इकोनॉमी हम बने हैं। विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमने सफलतापूर्वक लॉन्च की है और आज विश्व के कई देश इसको स्वीकार कर रहे हैं और कोऑपरेटिव बेस पर विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण की योजना भी इसी देश में ये 10 साल में ही मोदी जी लेके आए। फूड सिक्योरिटी से लेकर हेल्थ सिक्योरिटी तक सभी आयामों को हमने कवर किया है और एक प्रकार से आने वाले 25 साल में हर क्षेत्र में विश्व में भारत सर्वप्रथम हो, इसकी नींव डालने का काम एक 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। एक विजन, एक्सपीरियंस और कमिटमेंट, ये तीनों का सुभग मिलन एक व्यक्ति के अंदर होता है और वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होता है तो कितना फायदा देश को होता है, ये इसका उदाहरण है। अभी जब मोदी जी के 23 साल पब्लिक ऑफिस में समाप्त हुए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 23 साल के, मुझे ढेर सारे लोगों ने, विश्व भर के ढेर सारे पत्रकारों ने इंटरव्यू के लिए कहा था। मैंने कहा भाई संभव ही नहीं है, आपके आधे घंटे के इंटरव्यू में ये 23 वर्ष की जो तपस्या है इसका वर्णन ही नहीं हो सकता। आप सेक्टर बाय सेक्टर स्टडी कर अपने आप बनाइए तो ही कुछ इसका न्याय हो पाएगा। मित्रों, हम लोकतांत्रिक देश के अंदर जीते हैं। लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि सरकार का सुकान, सरकार की लीडरशिप किसके हाथ में। और जब तक हम कंपैरेटिव स्टडी नहीं करते, सही मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि कमियों बगैर का समाज, कमी बगैर की परिस्थिति बनाना असंभव है। कितना भी कर लो, कुछ न कुछ तो कमी रह ही जाएगी और मानव स्वभाव है, जो कमी है उस पर ही हमारी नजर जाती है। आपके पास जो कमी बच जाती है वही हमें खलती है, जो मिल गया इसका संतोष करने की मानसिकता कब होती है, मानव का स्वभाव है। इसलिए जब तक कंपैरेटिव स्टडी नहीं करते हैं तब तक हमने क्या पाया है इसका सही आकलन नहीं हो सकता। मैं इसलिए बड़े तटस्थतापूर्वक 2014 और 24 की देश की स्थिति को मैं लिख कर आपके सामने लाया हूं और एक कंपैरेटिव, कंप्यूटर पर सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, सब साइटों पर, आप भी इसका स्टडी कर सकते हो। मगर सोचने का तरीका जब तक कंपैरेटिव नहीं करते तो हमारे अचीवमेंट हमें नहीं दिखते हैं, कमियां ही दिखती हैं। और निर्णय सही करना है तो अचीवमेंट को भी काउंट करना होगा और जो कमी रह गई है उसको पूरी करने के लिए नए सिरे से संकल्प करना पड़ेगा। मगर सारे अचीवमेंट को हम दरकिनार कर सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं थोड़ी, मेरे पास भी आज टाइम की कमी है, मुझे तुरंत निकलना है, मगर मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक कंपैरेटिव स्टडी है तो शायद आपको भी कंपैरिजन करने के लिए काम में है। 14 साल पहले सभी अर्थतंत्र पर लिखने वाले पत्रकार लिखते थे कि हमारे देश में हमारे देश को पॉलिसी पैरालिसिस होता है, नीतियां नहीं बनती, हैफाजार्ड चलती। मोदी जी ने पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त कर ढेर सारी नीतियों का सृजन कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का काम 2024 में करा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां स्थायी नीति का निर्माण नहीं है। पहले भारत को फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज IMF हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्राइट स्पॉट कर भारत को बार बार गिनाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केवल कुछ अटल जी ने शुरू की हुई सड़कें थी, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जोजिला टनल से लेकर चेनाब का रेल ब्रिज और बोगीबील का असम का ब्रिज हम सब के सामने खड़ा है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन हुआ करता था, आज हम
विश्वास के साथ डबल डिजिट ग्रोथ के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई सालों से हमारा ग्रोथ रेट G20 देशों में सबसे ज्यादा है। भारत से निवेशकों का भरोसा उठ चुका था। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन बन चुका है और 2021-22 में $85 बिलियन का रिकॉर्ड FDI प्राप्त करने में भारत ने सफलता हासिल की। इंटरनेशनल रेटिंग में भारत नीचे से टॉप कर रहा था और आज डिजिटल पेमेंट जैसी कई क्षेत्रों में मैं बाद में बताऊंगा हम टॉपर, पहले नीचे से टॉप कर रहे थे। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार हुए थे। 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे विरोधी भी हम पर नहीं लगा पाए हैं। ये हमने पारदर्शी सरकार का एक नमूना पेश किया है। आतंकवाद, बम धमाके, नक्सलवाद इस देश के लिए नासूर बन चुका था। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कश्मीर हो, वामपंथी उग्रवाद हो या नॉर्थ ईस्ट, हमने आतंकवाद को 200 गज जमीन के नीचे दफन करने में सफलता प्राप्त की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 142 नंबर पर थे, आज हम 63वें नंबर पर है और मुझे पूरा विश्वास है बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो भी तुरंत हल हो सकते हैं, मगर हमारे देश की स्थानीय इंडस्ट्री को भी हमें बचाना पड़ेगा। पूरी बैंकिंग प्रणाली चरमरा गई थी, सच्ची बैलेंस शीट बैंक रख नहीं पाते थे। आज बैंकिंग सिस्टम को 2023-24 में सरकारी बैंकों को 1.40 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है। ये बताता है कि बैंकिंग सिस्टम कितनी मजबूत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक हम कंपेरेटिव नहीं देखते, हम स्थिति का मूल्यांकन नहीं खाली मैं इंडस्ट्री की बात नहीं करता। हर क्षेत्र में नई नीतियां हैं, नीतियों के आधार पर देश आए। अगर देश को आगे बढ़ना है तो इस देश की एजुकेशन पॉलिसी नई होगी, तो हम नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए जिसमें हमने हमारी धरोहर को समाहित करते हुए हमारी एजुकेशन पॉलिसी को ग्लोबल बनाया है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में हम नई पॉलिसी लेकर आए और GST हो, डिजिटल इंडिया हो, भारतमाला हो, सागरमाला हो, PM गति शक्ति हो, स्टार्टअप इंडिया हो, कई सारे इनिशिएटिव ने चौओर से देश को आगे ले जाने का काम किया है और इसका ही परिणाम है कि कई सालों से हम G20 देशों में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वोकल फॉर लोकल की बात हो, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जब मोदी जी ने मंत्र दिया लाल किले की प्राचीर से, मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल लिखा था कि मोदी जी बाकी सब कुछ कर पाए हो, ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसका सवाल लोगों के मन में है। वो ठीक ही लिखा था, बड़ा कठिन काम था, मगर हमने 2000 अप्रचलित कॉलोनियल कानूनों को समाप्त किया है और 39,000 से अधिक कॉम्प्लायंस को अनेक क्षेत्र में समाप्त कर दिया। पिसमिल होता है, आपको दिखता नहीं है। सिर्फ कंपनी एक्ट को स्टडी कर दीजिएगा, कितनी जगह से क्रिमिनल प्रोविजंस को हटा दिया गया, कितनी जगह से कॉम्प्लायंस को समाप्त कर दिया। 39,000 कॉम्प्लायंस, 39,000 कॉम्प्लायंस खत्म करे हर क्षेत्र में। पहले कोई बच्चा अपने इनकम का सर्टिफिकेट तहसीलदार के वहां से लाता था, मोदी जी ने कह दिया मेरे नागरिक पर मुझे भरोसा है, इसके पिताजी सर्टिफाइड कर दे मैं गरीब हूं, हम इसको मानेंगे। आप विचार कर सकते हो कितनी बड़ी राहत करोड़ों गरीबों के लिए। एक बच्चे को अपने पिताजी का मुफ्त इलाज कराना है, तहसीलदार के वहां जाना पड़ता था, रिश्वत देनी पड़ती, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था कि मेरी इनकम कम है, सर्टिफिकेट दीजिए। आज मोदी जी ने कह दिया इसका बेटा कहे कि बाप गरीब है, बाप कहे बेटा गरीब है, वो देश का नागरिक है, उस पर भरोसा करो, कुछ नहीं किया। ढेर सारे कॉम्प्लायंस को हमने समाप्त कर दिया और 60 करोड़ गरीबों के जीवन
मुझे मालूम है मैं जो कहने जा रहा हूं इसके लिए उचित ऑडियंस नहीं है, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं इसमें से कोई दिक्कत हम सब में, मैं भी उसमें आता हूं, जन्म से ही आता हूं, हमने कभी इसको सहन नहीं किया है। मगर 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में टॉयलेट नहीं था, पीने का पानी नहीं था, गैस का सिलेंडर नहीं था, बिजली नहीं थी, कुछ लोगों के पास घर ही नहीं था और कुछ लोगों के पास खाना और दवाई नहीं थी। ये 10 साल के अंदर 81 करोड़ लोगों को, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज आज फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और उसके पास जो अपनी कमाई है वो अपनी बाकी की सुविधाओं के लिए वो कर रहा है। 4 करोड़ लोगों को, गरीबों को घर दिया है, 15 करोड़ लोगों के, 15 करोड़ परिवारों को, मतलब 60 करोड़ लोगों को घर में पीने का पानी नल से पहुंचा है। 11 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन दिया है और 12 करोड़ से ज्यादा घरों में टॉयलेट बनाने का काम है। हम इसको समझ नहीं सकते और इसका परिणाम देखिए। दुनिया भर के अर्थशास्त्री लिखने के लिए लिखते थे कि भारत 130 करोड़ का पॉपुलेशन वाला देश है और 130 करोड़ का मार्केट है। मेरे जैसे क्रिटिक लोग कहते थे कि भारत 50 करोड़ का मार्केट है, क्योंकि बाकी 80 करोड़ के लिए तो खाने पीने के अलावा खर्च करने को कुछ था ही नहीं। मोदी जी ने इनकी ये सारी चिंताएं समाप्त कर आपके लिए भारत को 130 करोड़ का मार्केट बनाने का काम किया। आज उसका पूरा दिन जो अपने घर को चलाने में जाता था, आज उसका पूरा दिन कुछ कमाने में जाता है। अब वो इच्छा करता है मेरे घर में भी पंखा हो, मेरे घर में भी स्कूटी हो, मेरा बच्चा भी पढ़ लिख जाए, मेरा बच्चा भी आगे बढ़ जाए। जब एक देश में 60 करोड़ लोग देश की विकास की प्रक्रिया से ही जुड़े न हो तो देश कभी विकास नहीं हो सकता। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं देश की विकास की प्रक्रिया के साथ 130 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं और इसीलिए हमारा ग्रोथ रेट आगे बढ़ा है। मित्रों, रिसर्च के लिए बहुत सारे काम किए हैं। 50,000 करोड़ से पहली बार रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना हुई है और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं आने वाले 25 साल में भारत विश्व में रिसर्च के क्षेत्र में टॉप पर होगा। हम 2 नंबर पर नहीं होंगे। आज 40 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें विश्व में रिसर्च में हमारा चौथा नंबर है। 1 से 4 में 40 सेक्टर ऐसे। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 25 साल के बाद भारत रिसर्च में दुनिया को लीड कर रहा होगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। मोदी जी ने ढेर सारा काम अनेक क्षेत्रों में किया है। इंटरनेट यूजर्स के मामले में हम दुनिया में 2 नंबर पर है। ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट के मामले में दुनिया में 1 नंबर पर है। स्मार्टफोन डाटा खपत के मामले में दुनिया में 1 नंबर पर है। डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में रोज जो होते हैं उसमें से आधे आज भारत में हो रहे हैं। पहला रैंक हमने कई सारे वैक्सीन बनाने में पहला रैंक हमने प्राप्त किया है और ट्रैक्टर्स के भी सबसे बड़े निर्माता अगर कोई है तो भारत। आज भारत दुनिया का सबसे बड़े देशों में 3रे नंबर का स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। दुनिया का 2रे नंबर का मोबाइल निर्माता बना है। 3रे नंबर का साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस का पूल भारत में है और दवाओं के उत्पादन में भी हम दुनिया में 2रे नंबर पर हैं। ढेर सारी जगह हम आगे बढ़े। मैं पीएचडी चैम्बर की वार्षिक सभा में आप सबको अनुरोध कर रहा हूं। अब हमने छोटा नहीं सोचा, साइज और स्केल दोनों बदल दीजिए। कंपनियों को ग्लोबल बनाइए और विश्व भर में भारत का दबदबा फैलाने के लिए हमारे चैम्बर निर्णय करे, हमारे उद्योजक निर्णय करे। ये बहुत जरूरी है। भारत की कंपनियों ने अपने साइज और स्केल दोनों बदल सोचने की साइज बढ़ाइए और कंपनियों का स्केल बढ़ाइए।
कोई नहीं हो, इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है और पारदर्शी इकोसिस्टम, छोटी कंपनियों को भी आगे बढ़ने के ढेर सारे मौके उपलब्ध हैं और बड़ी कंपनियों को विश्व भर में विस्तृत होने के लिए भी, अपना फैलावा करने के लिए भी ढेर सारे मौके उपलब्ध हैं। मित्रों, आज मुझे थोड़ा डिटेल बात करना था, फिर भी मैं कंपेरेटिव बताने में के लिए इसलिए ज़्यादा मेरा टाइम लिया, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका, जब हम कंपेरेटिव सोचते हैं तो ही हमारी सही स्थिति का आकलन कर सकते हैं। आज मेरी अनुपलब्धता के कारण आपका प्रोग्राम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। मैं यहाँ से निकलूंगा, बाद में अध्यक्ष जी का और आने वाले अध्यक्ष जी का सबका भाषण आप चालू रखिएगा, आपका कार्यक्रम पूरा करिएगा। मैंने ही रिक्वेस्ट किया था कि पहले मैं थोड़ा बोलकर निकल जाऊंगा, तो आप लोगों को मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं आशा करता हूँ कि आपसे रचनात्मक सुझाव सरकार को मिलते रहेंगे और आप विश्वास मानकर चलिएगा कि आपके जो रचनात्मक सुझाव होंगे उस पर हम बहुत प्रॉम्प्टली और क्विकली एक्ट करेंगे और परिणाम भी लाएंगे। आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम बहुत बहुत आभारी हैं माननीय श्री अमित शाह जी के। तो ये सीधी तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं।